मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग इस सेशन को 9 बजे फॉलो कर सकते हैं। यह साइंस का सेशन होता है। इसमें विभिन्न एग्जामों में जितने प्रश्न आए हुए होते हैं उसको यहाँ पर लिया गया है। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को, प्रश्न को, साइंस के रिलेटेड जितने भी साइंस से रिलेटेड प्रश्न उसको यहाँ पे संकलित किया गया है। तो इससे बाहर 99% चांस है दोस्तों कि इसमें से ही प्रश्न आएगा। मतलब इससे बाहर एक भी प्रश्न की संभावना नहीं बनती है, लेकिन 1% हम लोग मान के चलते हैं कि आ सकता है। तो जितने सीरीज हैं हम सबको कराएंगे यहाँ पर, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, यूपीएसआई सुपर टेट तक के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएंगे। हमारा टारगेट है 5000 प्लस प्रश्नों का संकलन। तो डेली ये सेशन 9 बजे होता है साथियों। आप लोग डेली जुड़ा करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि उनको भी कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है साइंस का। सारे बच्चे पहले आंसर करेंगे और लास्ट में आप लोग जरूर बताया करें कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। जिन बच्चों का कमेंट नहीं आता है, लास्ट में वीडियो खत्म होते ही वो कमेंट कर दिया करें, सर हमने आज इतना प्रश्न सही किया। यह यूट्यूब का कुछ इशू होता है, उसके कारण से आपका कमेंट लाइव नहीं शो करता है। ये हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम होती है। वह एक आध महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी सही हो सकता है, या फिर एक दिन में भी सही हो जाता है। उससे कोई हमारा रिलेशन नहीं है, हमने कुछ ऐसा सिस्टम नहीं किया है, वह यूट्यूब का दिक्कत है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न साथियों देखिए। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? क्या वह ऊंचाई से गिरती हैं इस वजह से? क्या वह प्रतिरोध हवा में प्रतिरोध होता है इस वजह से? या फिर जल में पृष्ठ तनाव होता है इस वजह से? या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, या तो काट दीजिए, यह वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है इस वजह से। साथियों, जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल होती हैं। साथियों, पृष्ठ तनाव होता क्या है? साथियों, कोई भी प्रकार का अगर द्रव होता है, अगर उसमें उसके क्षेत्रफल या आकार में कम से कम क्षेत्रफल, या फिर कह लीजिए अगर कोई द्रव है, अगर वह अपने कम से कम क्षेत्रफल को या फिर आकार की प्रवृत्ति को पाना चाहती है, वही उसका तनाव होता है, उसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। जैसे जल की बूंदें हो गई, जैसे आप पेन से किसी कॉपी पे, किसी बुक पर लिखते हैं, तो वहाँ भी पृष्ठ तनाव का ही काम करता है। ये चीज़ें होती हैं पृष्ठ तनाव। मतलब कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी लिक्विड हो, वो अपने कम से कम क्षेत्रफल यानी कि कम से कम आकार को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जिस प्रकार से देखते होंगे कि जल के ऊपर तेल की बूंदें तैरने लगती हैं, तो वहाँ पर क्या है साथियों, क्योंकि तेल की बूंदों का पृष्ठ तनाव जो है ना, वह बहुत ही कम है। इस वजह से क्या कर रही हैं, वो तैर रही हैं। अगर ज़्यादा होता तो डूब जाती या फिर उसमें मिल जाती, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका बहुत कम है। इस वजह से क्या है साथियों, वो तैर रही हैं, है ना। इस तरह से याद रख सकते हैं। पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो क्या करते हैं, सॉरी, बहुत ज़्यादा है। साथियों, हमने कम बोल दिया तो माफ़ी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा होने के कारण वो तैरती हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव जब ज़्यादा रहेगा तो कम से कम क्या होंगे, गोले आकार की हो जाती हैं। देखते हैं ना, किसी थाली में अगर पानी है, उसमें एक बूंद तेल की बूंद गिरा दीजिए, तो क्या होगा, वो तेल की बूंदें टूट जाएंगी आपस में, छोटे छोटे बूंद में हो जाएंगी, और तो क्या होंगे, एक तरह से अपना छोटा सा प्रवृत्ति प्राप्त कर लेती हैं। यही पृष्ठ तनाव का कारण है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। देखिए, यहाँ से आपको 3 प्रश्न बताने वाले हैं। तीनों प्रश्न हम लिए हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा। अगर वायुदाब की जो रीडिंग होती है साथी, अगर वो अचानक से गिरती है, तो इसका मतलब यह होता है कि मौसम जो है तूफानी रहने वाला है। अगर वह आराम आराम से गिरती है, धीरे धीरे स्लो अवस्था में गिरती है, तो यानी कि जो मौसम रहने वाला है, थोड़ा सा बारिश वाला माहौल रहने वाला है, बारिश होगी हल्की हल्की। अगर वही जो आपका वायुदाब मापी की रीडिंग है, वह धीरे धीरे चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, बढ़ती है, तो क्या होने वाला है, मौसम साफ रहने वाला है, यानी कि धूप निकलने वाला है, मौसम साफ रहने वाला है। तो तीनों चीज़ें आप समझ गए। मतलब कि जब अचानक से गिरावट होगी तो तूफानी मौसम होगा। आगे देखिए प्रश्न, तीसरा प्रश्न, वायुदाब मापी की रीडिंग में धीरे धीरे गिरावट होती है, तो उसका किसका संकेत है यह? इसका मतलब यह हुआ कि मौसम वर्षा युक्त रहने वाला है। अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा युक्त रहने वाला है, अगर अचानक से नीचे आएगा तो तूफानी मौसम रहने वाला है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम धूप वाला रहने वाला है, यानी कि धूप खिलेगा, मौसम साफ रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, वायुदाब मापी की रीडिंग में धीरे धीरे उठने को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? धूप निकलने वाला है, यानी कि धूप निकला हुआ है, मौसम साफ रहने वाला है साथियों। यह वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस तरह से तीनों प्रश्न रिलेटेड थे तो हमने ले लिया था, जहां से तीनों में से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात तो एकमात्र कारण नहीं है? दोस्तों केशिकात तो होता क्या है? जैसे श्रिंकेज जिसे बोलते हैं, श्रिंक आप जानते होंगे। श्रिंक मतलब कि अगर मान लीजिए आप सोख्ता रखे हुए हैं, जैसे एक होता है थर्माकोल्स होते हैं ना, अगर उसको आप किसी गीले पानी मतलब पानी की बाल्टी में गिरा देंगे तो पानी की कुछ मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें सोख्ता है, जो आपका थर्माकोल की जो बनी हुई है, आपने उसको क्या किया, उसमें श्रिंकेज होने के कारण, छेद होने के कारण वो क्या कर लिया, पानी को कुछ सोख लिया। इसी को कहते हैं केशिकात। तो केशिकात मतलब एक नली के रूप में पानी चढ़ जाती है, उसमें श्रिंकेज हो जाती है, उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है पानी को। वही होता है हमारा केशिकातों का कारण। जैसे कि तेल जो आप लालटेन वगैरह पहले जलता था, तो उसमें जो लालटेन की बत्ती में जो तेल केरोसिन ऑयल जो चढ़ता है साथियों, ये इसी का एग्जाम्पल है। यानी कि स्याही का सोखना ये केशिकात का एग्जाम्पल है। याद रखेंगे। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, जो भूमिगत जल है जैसे कि ज़मीन की जो जल है, वह जैसे कि हम लोग बोरिंग के माध्यम से हो गया या फिर अन्य माध्यम से निकालते हैं। लेकिन कभी काल के आप देखते होंगे जो तराई भाग हैं भारत के, वहाँ पे पानी अपने आप ऊपर आ जाती हैं, ऊपर आके बहने लगती हैं। तो इसका भी क्या कारण है? यह केशिकात का कारण है साथियों। सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, आप खुद ही देख लीजिए, अगर एक बूंद सूती कपड़े पर गिरा देते हैं, पानी गिरा दिए तो फैल जाता है। तो क्यों फैल जाता है? क्योंकि वो केशिकात का कारण होता है, केशिका उसमें होती है। बिना सूती के कपड़े में केशिका के अलावा कपड़ा बन ही नहीं सकता। केशिका उसमें होती है, रंध्र जिसे बोलते हैं, रंध्र, रंध्र बोला जाता है, रंध्र, यह समझ लीजिए रंध्र बोला जाता है। इसके कारण पूरे सूती कपड़ा भीग जाता है साथियों। तो यह भी कारण सही है। यानी कि जो पौधों की जड़ों में जल का इसके पत्ते तक पानी जाता है दोस्तों, यह कारण नहीं होगा, यह कारण होता है फ्लोएम का। फ्लोएम, फ्लोएम एक हार्मोन्स है दोस्तों, हार्मोनल है, जो कि पौधों का हार्मोन है, पादप हार्मोन जिसे बोला जाता है। फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। तो फ्लोएम या फिर जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से साथियों खनिज पदार्थ ऊपर जाते हैं, पत्तों तक, है ना, नीचे से ऊपर यह करते हैं। लेकिन जो जाइलम होता है इसके द्वारा जल ले जाया जाता है। इसका राइट आंसर जाइलम होगा, मतलब कि इसका राइट आंसर डी होगा। यही आपका गलत है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? बेहतरीन प्रश्न है, जिसे बोलते हैं बेहतरीन, वही प्रश्न है। बताइए क्या कारण है आखिर बत्ती वाले में जो आपका केरोसिन ऑयल है वो ऊपर क्यों चढ़ता है बत्ती में? साथियों बता सकते हैं, बेहतरीन प्रश्न है, बताइए क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है, बिल्कुल। यहाँ पे पृष्ठ तनाव का कारण होगा साथियों। पृष्ठ तनाव के कारण क्या करता है, बत्ती वाले तेल में जो तेल होता है केरोसिन ऑयल ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना कम से कम, मतलब कि अभी तो बताया पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब हो गया कोई भी पदार्थ, कोई भी लिक्विड, वो अपना कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, कम से कम आकृति बनाने के लिए वो क्या करती है, सिकुड़ जाती है। हमने एक तेल का भी एग्जाम्पल दिया था आपको, बाल्टी में 1 बूंद 2 बूंद तेल गिरा दीजिए, तो क्या होगा, जब आपने 1 बूंद गिराया तो 1 बूंद में ही नहीं रहेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनकर गोले के रूप में इस प्रकार से दिखने लगेगा हमें। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑयल है, पानी की अपेक्षा इसका ज़्यादा पृष्ठ तनाव है ना, पानी की अपेक्षा इसका ज़्यादा पृष्ठ तनाव है, पानी का कम पृष्ठ तनाव है। इस तरह से याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण ही स्टोव में केरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट। गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का कारण है? बताइए गोली आकृति का क्या कारण है? भैया पृष्ठ तनाव ही तो होता है, क्योंकि हमें तो पता है ना, पृष्ठ तनाव का मतलब ऐसा तनाव, ऐसा टेंशन जो कि उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, पृष्ठ तनाव को साथियों। तो सरफेस टेंशन मतलब कि जो बूंदें होती हैं वो कम से कम आकृति अपना ग्रहण करती हैं, कम से कम क्षेत्रफल अपना ग्रहण करना चाहती हैं, प्राप्त करना चाहती हैं, आकृति प्राप्त करना चाहती हैं, तो उसे ही बोलते हैं क्या, पृष्ठ तनाव। तो याद रखेंगे पृष्ठ तनाव के सिद्धांत को फॉलो करती हैं वर्षा की बूंदें, इस वजह से गिरते वक्त छोटी छोटी बूंदों में बट जाती हैं। याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर ये होगा। अच्छा, जड़त्व का सिद्धांत हमने बताया था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, हमने उसमें पढ़ा था। आप लोग अगर 5 टेस्ट लगा लिए होंगे, आज का 6वां टेस्ट है साथियों। अगर आपने नहीं लगाया है तो देखिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सारे सेशन आप फॉलो करिए। हिंदी के सारे वीडियोस खत्म कर चुके हैं हम लोग, हम पढ़ा कर दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में आ जाइए और देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैथ का क्लास भी चल रहा है, ज्योग्राफी के लगभग 20 से 25 वीडियो आ चुके हैं, आप देखिए दोस्तों। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर के सेशन आते हैं, आप उसको भी फॉलो करिए, सारे सेशन फॉलो करिए, बेहतरीन तरीके से मौज करिए साथियों, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, बिल्कुल फ्री, कहीं से कोर्स वगैरह परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें प्रत्यास्थता क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे, अभी इसमें लिया गया है प्रश्न। उत्प्लवन का सिद्धांत क्या होता है, इसको भी आगे देखेंगे, लिया गया है दोनों प्रश्न। चलिए नेक्स्ट। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? बताइए आप। जैसे नदी का पानी क्या होता है, कम खारा होता है, सागर का पानी बहुत खारा होता है। अब जो खारा है, बताइए, जो जैसे आपने सुना होगा मृत सागर, मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि एक कारण बताते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खारा होता है, उसका पानी बहुत खारा होता है। कहा जाता है मृत सागर कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, टर्की में पाया जाता है।
टर्की में पाया जाता है। टर्की देश है एक हमारा, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे पड़ता है। उसमें पाया जाता है मृत सागर। मृत सागर का काम होता है उसमें क्या करते हैं साथियों लोग कि पेपर जो है कि सो कर पड़ते हैं। सोच लीजिए मतलब कि इतना ज़्यादा खारा पानी है, लोग उसमें तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। मतलब घनत्व तो ज़्यादा है। अगर ये सिंपल नदी का पानी है, इसका घनत्व तो कम है, अगर इसमें कोई जहाज तैर रही है तो अचानक से जब वो ज़्यादा घनत्व वाले में जाएगी तैरने, यानी समुद्र के पानी में जाएगी तैरने, तो ऊपर उठ जाएगी। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो यह राइट आंसर इसका ए हो जाएगा साथियों, क्योंकि वो नदी से सागर में जा रहा है। अगर सागर से नदी में आता तो कुछ नीचे हो जाता या फिर डूबने की क्षमता उसकी बढ़ जाती, डूब भी सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ ऊपर उठ जाएगा। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि मास अपान में वॉल्यूम होता है। मास यानी कि एम अपान में वी होता है। एम अपान वी का मतलब एम अपान में यानी केजी अपान में मीटर क्यूब साथियों, क्या केजी अपान में मीटर क्यूब इसका मात्रक हो गया। केजी अपान में मीटर क्यूब, ये किसका मात्रक है साथियों, घनत्व का है। घनत्व यानी डेंसिटी का मात्रक है, ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो चीज़ डूब जाएगी। जैसे हम बात करें, एक बाल्टी ले लें, एक बाल्टी में हम लोहे को गिरा दें, अब लोहा डूब गया। अब एक कागज़ को ले लेते हैं, कागज़ को भी गिरा देते हैं, कागज़ नहीं डूब रहा। तो अब बताइए जल के सापेक्ष कागज़ का डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है कि लोहे का। तो आप बोलेंगे सर जो डूब गया उसका डेंसिटी ज़्यादा और जो नहीं डूबा उसका डेंसिटी कम, यानी घनत्व कम। जैसे कागज़ का घनत्व पानी के अपेक्षा कम है, इस वजह से वो तैर रहा है, और जो आपका लोहा है वो डूब गया, इस वजह से क्या है साथियों, उसका घनत्व ज़्यादा है पानी से। सिंपल सा फंडा, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना घटेगी, बताइए क्या घटना घटेगा अगर दोनों को पास पास लेके आया जा रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा होगा, वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जैसे अब देखिए ध्यान से, एक हम क्या बोले हैं दोस्तों, दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले हैं, मतलब एक छोटा बुलबुला होगा, एक बड़ा बुलबुला होगा। जब दोनों को एक साथ हम चिपकाएंगे तो पता है क्या होगा, दोनों आपस में चिपक तो जाएंगे, लेकिन बड़ा बुलबुला इससे एनर्जी लेने की कोशिश करेगा और छोटा वाला और छोटा हो जाएगा। समझ रहे, बड़ा वाला और बड़ा होगा और छोटा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा हमेशा भारी होता है, जैसे कि बहुत जो बलवान है हमेशा अपने कमजोरों को दबाता है ना, वही चीज़ है। तो छोटा जब इसमें चिपकेगा तो छोटे का हवा क्या करेगा, शक कर लेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो बुलबुला बनता है साथियों, उसका प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर से ज़्यादा होता है कि कम होता है, बताइए। देखिए जब गुब्बारा मतलब जब बुलबुला बनेगा पानी में तभी बन पाएगा जब उसका प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है, तभी वो बन पाता है। जिस प्रकार से पानी तभी उबलती है जब वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक, मतलब वायुमंडल उस पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है। जैसे ही वायुमंडल उस पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा बुलबुला बनने लगेगा, मतलब कि बुलबुले में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल के कंपेयर में, तब पानी उबलने लगता है। या फिर कह लीजिए दोनों का अगर प्रेशर बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर और जो हमारा उबालने का क्षमता का प्रेशर है, अगर दोनों बराबर हो जाता है तब पानी उबलने लगता है। सेम उसी प्रकार से अगर बुलबुला के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तभी बुलबुला बना रहेगा, अन्यथा अगर वायुमंडल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बुलबुला फूट जाता है साथियों। इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा बुलबुला जो बनता है पानी में वो किसका, कौन सा लेंस उसमें काम करता है, तो बताएंगे अवतल लेंस साथियों, अवतल लेंस। हम लेंस वाली वीडियो में पढ़ेंगे इसको। चलिए इसका राइट आंसर बी होगा। द्रव बूंद की द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, बताइए। द्रव का बूंद अगर संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरना चाहता है तो यही तो होता है पृष्ठ तनाव, यही तो होता है भैया पृष्ठ तनाव। यही तो हमने बताया आपको, कोई भी द्रव की बूंद है अगर वो संकुचित होना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है, क्षेत्रफल कम करना चाहती है, तो इसका मतलब क्या है, वो पृष्ठ तनाव अपना ग्रहण करना चाहती है, ज़्यादा पृष्ठ तनाव उसमें होगा। तो राइट आंसर पृष्ठ तनाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए श्यानता विस्कस क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे साथियों, आप बिल्कुल ना घबराएं। हम प्रश्न के माध्यम से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। अगला प्रश्न, लोहे की कील पानी पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, कौन सी पानी में डूब जाती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ मिस्टेक हुआ है, जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील, अच्छा सही तो है, लोहे की कील पारे में, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुआ, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, यहाँ पे पारा होना चाहिए, पारा, यहाँ पे पारा होना चाहिए साथी, पानी नहीं, यहाँ पे पारा कर लीजिए सारे बच्चे, यहाँ पे पारा कर लीजिए। हम टेलीग्राम पे जब इसका पीडीएफ देंगे आपको तो बिल्कुल इसमें सुधार कर देंगे, आप लोग मत घबराइए। और जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, सुबह वाला जो सेशन होता है सबका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए, जैसे ही एग्जाम आता है वैसे आप रिविजन किया करिए साथियों। देखिए लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। अच्छा अभी तो हमने बताया, अब देखिए लोहा लिखिए, पारा लिखिए, पारा यानी एच जी लिखिए, एच जी लिखिए, एच जी लिखिए, एच जी यानी कि अब लिखिए पानी यानी कि वाटर,
ठीक, इस प्रकार से लिख लीजिए। चलिए, अब देखिए लोहे का कील पारे में डूब गया और पानी में तैर रहा है, तो बताइए क्या कारण हो सकता है? लोहे का कील पारे पर तैर रहा है, यानी कि पारे का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद किसका होगा? लोहा का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा साथियों? पानी का होगा, सबसे कम घनत्व पानी का होगा। इस बात को आप ध्यान से रखेंगे इस वाले प्रश्न में। जब लोहा जो है पारे पे तैर रहा है, मतलब पारे का घनत्व ज़्यादा, लोहे का कम। अगर लोहा डूब जाता पारे में तो लोहा का घनत्व ज़्यादा होता। इस वजह से लोहा पानी में जब डूबता है तो लोहा का घनत्व ज़्यादा, पानी का कम। बताइए इसमें राइट आंसर अब क्या हो जाएगा साथियों? मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व पारे का होगा, फिर उसके बाद लोहे का होगा, फिर उसके बाद पानी का होगा। देख लीजिए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया काट दीजिए, गलत है। लोहे का भार पानी से भी काट दीजिए। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है बिल्कुल, क्योंकि पानी में डूब जाता है, तथा पारे से कम है क्योंकि पारे पर तैर रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों हम एक चीज़ आपको बताते हैं, ग्राफ एक बना लीजिए इस प्रकार से। देखिए, ये टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर या आयतन है, मतलब कि वॉल्यूम। वॉल्यूम या फिर कह लीजिए यह आपका सेंटीग्रेड, हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं। चलिए सही है, वॉल्यूम ले लिया हमने। अब बताइए, अगर कोई सा भी पदार्थ, मतलब जल की बात कर रहे थे, मतलब जल जो आपका पानी है, पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगी जब जब जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी, उसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या होगा? घनत्व क्या होगा साथियों? ज़्यादा होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे कम होगा और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि जो बर्फ़ बनता है, बर्फ़ का वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, लेकिन घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने के कारण वो पानी पे तैरता है। अगर घनत्व ज़्यादा होता तो डूब न जाता। जब तैर रहा है इसका मतलब क्या? घनत्व कम है उसका, तभी तो पानी पे तैर रहा है। और वॉल्यूम ज़्यादा होता है किसी भी ठोस चीज़ का, उसी के लिक्विड में। जैसे लोहे की बात कर लीजिए, लोहा ठोस है और लोहे को पिघला दिया जाए, तो लोहे का जो ठोस है उसका क्या होगा दोस्तों? आयतन ज़्यादा होगा और डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी उस समय कम होगी, क्योंकि कोई भी ठोस अपने ही लिक्विड पर तैरता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। जिस प्रकार से पानी से बना बर्फ का पदार्थ, मतलब बर्फ एक ठोस है, पानी से बना हुआ है, तो पानी पर तैर रहा है, इस वजह से उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। अब बताइए, जैसे एक गिलास पानी हमने रख दिया, अब एक गिलास पानी में बर्फ पिघल रहा है, बर्फ बना हुआ है। अब बताइए, बर्फ पिघलेगा तो क्या पानी गिरेगा? जी बिल्कुल नहीं गिरेगा, उतना ही उसका लेवल रहेगा पानी का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि बर्फ तो उसी में ना है, हमने अलग से थोड़े डाला है कि पानी बाहर आ जाएगा। बर्फ उसी में है तो पिघलेगा भी तो पानी उसी में रहेगा, उतना ही पानी रहेगा ना, तो क्यों गिरेगा भाई? इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक चीज़ जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान में रख लेंगे, जो बर्फ है उसका घनत्व जो होता है साथियों, वह कम होता है पानी की कंपेयर में, और इसका आयतन अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है। याद रखें, 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है, इसके बाद आयतन बढ़ता चला जाता है। 100 डिग्री पर आयतन बेहतरीन तरीके से बढ़ जाता है, याद रखेंगे। और घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर साथियों सबसे अधिक होता है, और घनत्व जैसे ही जैसे ऊपर चढ़ता है उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व का मान 0 हो जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे साथी, है ना। चलिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है घनत्व? बताइए, कम हो जाएगा सबसे, इस तरह बताइए। नेक्स्ट, समुद्र में नदी की अपेक्षा, एक मिनट, ये इसमें भी कुछ त्रुटि हो गई है। देखिए, तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना दोस्तों, नदी की अपेक्षा तैरना यहाँ पे होगा, करना नहीं, यहाँ पे तैरना बताइए। तैरना होगा साथ ही ना। इसमें कुछ करेक्शन, कुछ मिस्टेक हो गया है जो हम सही करके आपको पीडीएफ देंगे, घबराइए मत। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि तैरना आसान होता है क्यों? क्योंकि आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, खारा होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा, तो उसमें हम तैर लेंगे आराम से। बल्कि नदी की अपेक्षा, नदी में उससे थोड़ा-सा डूबने की खतरा ज़्यादा रहेगा। किसके कंपेयर में? समुद्र के कंपेयर में साथियों। मतलब कि समुद्र का जल नमकीन होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। इस वजह से उसमें हम लोग आसानी से तैर सकते हैं, कंपेयर टू तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हो गया इसके। नेक्स्ट देखिए, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बताइए। बताइए, अभी तो हमने बताया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर क्या कर रहा है? तैर रहा है, यानी कि घनत्व क्या है साथी? डेंसिटी क्या है इस समय? डेंसिटी क्या है? घनत्व क्या है साथी? जब तैरेगा तो डेंसिटी कम ना होगा, डेंसिटी कम ना होगा, कम है तभी तो तैर रहा है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, तो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा साथी। इस चीज़ को याद रखिएगा, डेंसिटी बढ़ जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस वजह से क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो आपका 14 नंबर का है साथी, इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। हमने पीछे गलत बता दिया था क्या कुछ? एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो। हमने यही ना बताया था, एक बार देख लीजिए फिर से तो कॉन्सेप्ट। सारे बच्चे एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देखेंगे। जैसे हमने यही ना बताया साथी कि अगर, एक मिनट, प्रश्न दूसरा आ गया क्या? ये अपना प्रश्न कौन था?
ये वाला था ना। चलिए देखिए, यही था ना। अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से अगर इस प्रकार से कुछ हमने ग्राफ बनाने हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिक होगा। जब घनत्व अधिक होगा तो पानी में डूब जाएगा कोई चीज़। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कम होगा। 0 डिग्री सॉरी 4 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पर है, 4 डिग्री यहाँ पर है। 4 डिग्री पर क्या होगा दोस्तों, घनत्व क्या होगा, कम होगा। सबसे कम होगा 4 डिग्री पर, सबसे अधिक 100 डिग्री पर होगा घनत्व। ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर घनत्व अधिक है वहाँ पर आयतन कम होगा। मतलब यहाँ पर आयतन कम है और आयतन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे ज़्यादा है और घनत्व सबसे कम है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। इस वजह से आप देखते होंगे मछली वाला कारनामा अभी हम दिखाएंगे। मछलियाँ क्यों जीवित रहती हैं ठंडी के दिनों में, तालाब का पानी जब ऊपर जम जाता है तो इसका भी यही कारण है। देखिए इसको, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पर होता है। बताइए पानी का आपेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है साथियों। बताइए पानी का घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है। आपेक्षिक घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो बता दी, वही तो बताया गया। पानी का घनत्व सबसे कम किस पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। जब वो बिल्कुल उबलेगा तो उसका क्या होगा, डेंसिटी सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कब रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। और जब सबसे अधिक होगा तो मतलब उस पर क्या होगा, उसमें नहा सकते हैं आप, आराम से नहा सकते हैं। लेकिन जब गर्म एकदम बिल्कुल खौला दिया जाए पानी, बिल्कुल 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, अगर उसमें आप जाएंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाएगा भैया, इस वजह से आप डूब जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, हवाई हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीखिएगा। जैसे जैसे हम, एक मिनट ही कहाँ चला गया, ये क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए तो, वो हवाई जहाज़ से अगर यात्रा करते हैं तो पेन की स्याही क्या होती है दोस्तों, लीक हो जाती है। जैसे आपने सुनते होंगे, आप बहुत बार सुनते होंगे कि पेन का स्याही लीक हो गया, या फिर ऑक्सीजन की कमी होने से आदमी की डेथ हो जाती है। ये सब कारण है दोस्तों, बता रहे हैं। वायु दाब का कारण है। जैसे हम जब तक ज़मीन पे हैं, जब तक हम क्षोभ मंडल में हैं साथी, क्योंकि हमारा जो हवाई जहाज़ होता है वो समताप मंडल में उड़ता है। जब 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 तक हम क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में हैं, तब तक वहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग जीवित होते हैं साथ ही, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सप्ताह मंडल में जाते हैं, वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हवा नहीं होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होता है, वहाँ पर मौसम चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे साथी। इस वजह से यहाँ पर समताप होने के कारण, समान ताप होने के कारण जहाज वगैरह उड़ते हैं। अब जब समान ताप है तो यहाँ पर हवा क्या होगा, हवा की विरलता होगी, हवा दूर दूर होगा, हवा बहुत दूर दूर होंगे हवा के कण। जब हवा के कण दूर दूर होंगे तो बताइए दाब अधिक लगेगा कम लगेगा, दाब कम लगेगा भाई। जब दाब कम लगेगा तो आप बताओ क्या होगा, दाब जब कम लगेगा क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम नीचे किसी चावल को उबाल रहे हैं, वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाता है चावल, ऊपर पहाड़ों पर, और इसके बाद चावल कच्चा रह जाता है। इसका कारण यही होता है कि वो अधिक ताप पर उबल जाता है और चावल कच्चा रह जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम आराम से नीचे उबालते हैं, चावल पका हुआ मिलता है हमें। और नीचे क्या होता है, दाब का प्रेशर अधिक होता है, बस यही कारण है। ऊपर दाब का प्रेशर कम है, इस वजह से चावल जल्दी पक जाता है। नीचे दाब का प्रेशर अधिक है, इस वजह से चावल देर में पकता है साथी। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, कि दाब का प्रेशर कम होने से, दाब का प्रेशर कम कम होने से जो स्याही है वो पेन से बाहर आ जाती है साथियों। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट हैं, आप पढ़ते चलिए। केश नली, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है बताइए। यही तो कारण है भाई। यह किसका कारण है, श्यानता का कारण है कि पृष्ठ तनाव का कारण है, बताइए किसका कारण है दोस्तों। पृष्ठ तनाव का कारण है। ये चीज याद रखेंगे, तरल का जो पृष्ठ तनाव होगा जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा। जल की अपेक्षा तरल का पृष्ठ तनाव अधिक होगा, इस वजह से तरल अधिक ऊंचाई तक जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, तरल अधिक ऊंचाई तक तभी जाएगा जब उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होगी। राइट आंसर डी होगा साथी, इसका डी राइट आंसर होगा। इस तरह कॉन्सेप्ट पढ़ते चलिए, बेहतरीन तरीके से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर कोई वायु का बुलबुला है, अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेंगे उसे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो बुलबुले का आकार बढ़ता चला जाएगा। जैसे बाल्टी में आप कभी देखिएगा, जब तक नीचे कोई बुलबुला है तब तक वो क्या करता है दोस्तों, उसकी आकृति बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे वो ऊपर आता है उसके आकार में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है, एकाएक बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाना, बढ़ जाएगा साथी। ये सब कॉन्सेप्ट का खेल है बस। नेक्स्ट देखिए, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। पहली बात है प्लवन क्या होता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो प्लवन का सिद्धांत यह होता है, अगर कोई वस्तु तैर रही है, देखिए तीन चीज होता है। मान लीजिए कोई वस्तु का डेंसिटी W है ना, अगर जिसमें ये तैर रही है,
अगर उसके बराबर हो जाती है इसकी डेंसिटी, मतलब कि यह क्या होगी दोस्तों, पूरी तरीके से तैरेगी। मान लीजिए पानी में वो तैर रही कोई वस्तु है हमारा WO और W1 पानी है, इसमें कोई वस्तु तैर रही है, तो तैरने का मतलब यह है कि पानी क्या हो रहा है, डेंसिटी दोनों का बराबर है भैया। या फिर कह लीजिए यह W मतलब वस्तु का जो डेंसिटी है अगर पानी के बराबर हो जाती है, मतलब पानी के बराबर हो जाता है, मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु जो है पानी में कुछ डूब के तैर रही है, कुछ डूब के तैर रही है, यह होगा इसका मतलब। अगर W जो वस्तु है हमारा उसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है पानी के अपेक्षा, तो हमारा पूरा का पूरा वस्तु जो है पानी के बाहर होकर तैरेगा, पानी के बाहर होकर तैरेगा। और इस कंडीशन में दोस्तों 1/10 सॉरी 9/10वां भाग, 9/10वां भाग जो होगा हमारा क्या होगा, ऊपर होगा। यानी अगर बात करें हम 9/10 भाग अगर हमारा ऊपर है और 1/10 भाग पानी के नीचे होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें पूछा गया सतह से ऊपर कितना भाग होगा, तो याद रखिएगा 1/जो 9/10 भाग है वो पानी के नीचे होता है और 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है। किस कंडीशन में, जब डेंसिटी हमारी पानी के डेंसिटी के बराबर हो जाती है, किसी वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर हो जाती है, तो हमारा वस्तु दोस्तों आधा आधा से ज़्यादा डूबा रहेगा और थोड़ा सा बाहर निकल के तैरेगा, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन अगर डेंसिटी हमारे वस्तु का ज़्यादा हो गया अब पानी से, तो वस्तु हमारा डूब जाता है। 3 कंडीशन होते हैं, एक तो बराबर वाला, जब बराबर है मतलब कि आधा डूबेगा आधा तैरेगा, आधा से ज़्यादा डूब जाएगा और बाकी 1/9 भाग तैरेगा, 1/10 भाग। देखिए 1 मिनट फिर से आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज मत करिए हमको, ये चीज़ देख लीजिए 1/9 होता है और एक होता है दोस्तों 8/9, यह होता है। या फिर कह लीजिए 1/10 होता है और एक होता है 9/10। तो इसमें 1/10 दिया है क्या, बताइए 1/10 दिया है, तो बताइए इसका राइट आंसर 22 का क्या होगा साथियों, 22 का राइट आंसर बी होना चाहिए ना, बी होगा, इस कंडीशन में बी होगा, बी होगा साथियों बी, क्योंकि 9/10 भाग तो डूबा है ना, 1/10 भाग वो तैर रहा है, इस तरह से कर लीजिए। लेकिन आपसे अगर ऑप्शन में 1/10 नहीं रहता है तो आप 1/9 भी लगा सकते हैं, यही राइट आंसर होगा 1/9। ठीक है, जब 1/10 नहीं रहेगा तो तब के कंडीशन में दोस्तों आप 1/9 लगाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, अभी तो हमें बताया है साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब जो होता है साथियों साथियों, वो बुलबुला तभी बन पाता है जब वायुमंडल से अधिक दाब होता है उसका, तो राइट आंसर ए होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बस 5 प्रश्न और है साथियों। जल की सतह पर तेल तेल फैल जाती है, क्यों, क्योंकि तेल की जो पृष्ठ तनाव होता है साथियों, वो क्या होता है बताइए, तेल का पृष्ठ तनाव मतलब तेल क्यों फैल जाती है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा क्या होगा साथी, कम होगा ना। बताइए आप देखिए खुद, अगर ये हमारा पानी है पूरा, पानी पानी के ऊपर तेल को छिड़क दें, तेल को छिड़क दें तो तेल का क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा पानी की अपेक्षा, मतलब फैल जाएगी ना, तो इसका पृष्ठ तनाव कम होगा, टेंशन बल कम होगा, इस वजह से वो फैल जाती है। टेंशन, जैसे कि हम बात करें श्यानता किसमें सबसे अधिक है, तो आप बोलेंगे सर श्यानता जो है पानी की अपेक्षा सबसे ज़्यादा किसमें है श्यानता, जो श्यानता का मतलब जो श्यान हो ज़्यादा कम फैले, अब ज़्यादा फैल जाएगा तो हमारा उसका टेंशन ज़्यादा होगा, जो कम फैलेगा उसमें श्यानता अधिक होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे कि हम बात करें शहद, शहद जो आता है मध जिसे बोलते हैं, उसमें क्या देखते हैं आप, ज़्यादा फैलता है, अगर बूंद के रूप में रख देंगे तो बूंद के रूप में ही पड़ा रहेगा, धीरे धीरे फैलता है, तो उसकी श्यानता अधिक है, इस वजह से वो फैल नहीं पाता है। अगर बात करेंगे सबसे अधिक पृष्ठ तनाव किसमें होता है, तो पानी में होता है साथियों, पानी में पृष्ठ तनाव अधिक होता है लिक्विड के रूप में। इस तरह तेल का पृष्ठ तनाव अगर पानी से कम है, पानी के सापेक्ष जल के सापेक्ष कम होता है, तब जाके वह तेल जो है पानी पर फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी हल्की है, बाल्टी क्या है, हल्की है। जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आती है पानी की वेट हमको ज़्यादा लगने लगता है, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। तो साथियों याद रखेंगे, पानी की सतह से जैसे ही ऊपर गए जाएंगे हम, पानी की बाल्टी भारी हो जाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, बादलों की वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है साथियों, घनत्व का कारण है भाई, सिंपल कारण है घनत्व। बादल का घनत्व ज़्यादा है कि कम है, बादल का घनत्व कम है साथियों, इस वजह से वो तैर रहा है वायुमंडल में हमारे, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर वो अब तैरता नहीं तो हम कहते भैया कि उसका घनत्व ज़्यादा है, कम है ना, समझ रहे कि नहीं। अगर वो डूब जाता मतलब एक तरह से कह लीजिए, अगर तैर रहा है, सिंपल सा फंडा समझिए, अगर बादल तैर रहे हैं वायुमंडल में तो वायुमंडल की अपेक्षा बादलों का घनत्व क्या है, कम है, बिल्कुल कम है, तभी तो तैर रहा है। अगर ज़्यादा होता तो डूब जाता, यानी कि वह रहता ही नहीं फिर। तो याद रखें घनत्व का कारण है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत होता है दोस्तों, पास्कल का नियम आपने पढ़ा होगा। पास्कल का सिद्धांत यह कहता है, अगर यहाँ पे 5 पाइप लगे हैं, 5 पाइप लगे हैं, 5 पाइप, इस तरह 5 पाइप लगे हैं, यहाँ से इस प्रकार से नली गई है, एक यहाँ पे खुलती 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 है, तो हम अगर यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी समान मात्रा में प्रेशर लगता है, यही पास्कल का नियम होता है। इसी को हाइड्रोलिक ब्रेक के रूप में भी हम यूज करते हैं, तो राइट आंसर डी होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न, अच्छा इसके बाद एक और है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? क्योंकि साथी आपको पता है, हमने अभी आपको बताया, इसका कारण मात्र एक सिंपल सा है कि जब जब हमारा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा अधिकतम होता है डेंसिटी। जब डेंसिटी अधिकतम होता है तो ऊपर एक लेयर बन जाता है, ऊपर एक लेयर बन जाएगा बर्फ का लेयर हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। नीचे जो पानी होता है दोस्तों वो जमा नहीं होता है, नीचे पानी पानी के रूप में ही रहता है। जब ऊपर डेंसिटी बन जाता है तो एक प्रकार से क्या होगा पता है, एक आइसबर्ग बन जाता है। आइसबर्ग एक तरह से क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का कुचालक होता है। अब ना ही हीट अंदर का बाहर जाएगा, ना बाहर से अंदर आएगा, तो इस प्रकार से अंदर की मछलियाँ जीवित रहती हैं और सेफ रहती हैं साथियों। याद रखेंगे, मछलियाँ नियत तापी होती हैं, गलत। मछली बर्फ में शीत निष्क्रिय होती है, गलत। झील के तली पर जल नहीं जमता है, राइट आंसर सी होगा साथी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना है साथियों, ये आप बताएंगे। राइट आंसर आपके लिए छोड़ दें या फिर इसको भी हम सॉल्व करा दें, बताइए। तो सॉल्व करा देते हैं। उसका वेग एक समान होना चाहिए। जैसे आप देखिए, कोई गति अगर वृत्ताकार पथ पर चल रही है, वृत्ताकार पथ पर चल रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, मतलब त्वरण क्या है साथियों, समान है। अभी तो हमने देखा, जब एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर समान एक्सीलरेशन पर या फिर त्वरित, इस तरह कर लीजिए, त्वरित एक्सीलरेशन पर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं लिफ्ट में, तो हमारा बाढ़ जो भार है, जो वेट है, वो बढ़ जाता है। जब हम त्वरित वेग से, मतलब त्वरित वेग से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारा भार जो है दोस्तों, वेट क्या है, कम हो जाता है ना। यही तो हमने पढ़ा था लिफ्ट वाले में। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम सर्कल पे चल रहे हैं, इस प्रकार से, तो हमारा क्या है, अगर वेग समान है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण दोस्तों नियत है। तो याद रखेंगे, वेग एक समान हो सकता है, यह राइट आंसर होगा। चलिए, इस तरह के प्रश्न पाने के लिए दोस्तों डेली आप 9 बजे डेली जुड़ जाया करिए। देखिए बेहतरीन प्रश्न होते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अब आप बताओ, जब आपको पहले ही पेपर लीक कर दिया जा रहा है तो आप नहीं पढ़ोगे वहाँ? आप क्वेश्चन तो देखना चाहोगे ना, पेपर के पहले मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप कितने खुश हो जाओगे। समझ लिए वही प्रश्न ही हैं दोस्तों, इसमें से ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। 5000 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट हम रखे हैं, केवल और केवल फिजिक्स का। जैसे ही फिजिक्स का खत्म होता है, उसी तुरंत हम बात दोस्तों केमिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे। या फिर आपकी संख्या बढ़ेगी तो दोनों कंटिन्यू पैरेलल लेके चलेंगे। और उधर आपका डेली जीके और करंट अफेयर का क्लास होता है सुबह, ज्योग्राफी का क्लास होता है, मैथ का, हिंदी पूरा खत्म कर दिया गया है। आप देखिए, इस तरह के सेशन पाने के लिए दोस्तों आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। कुछ बच्चे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक तो कर लें। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन है, उस पर दबा लीजिए। आप डेली नोटिफिकेशन पाइए, 9 बजे डेली आ जाया करिए साथियों। धन्यवाद मित्रों।